नमस्कार, मेरा नाम अंगद चौधरी है। मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर देहात मित्र मंडल नेरुलकर से हूँ और मैं प्रेसिडेंट हूँ नवी मुंबई मैथिल ट्रस्ट का, जनरल सेक्रेटरी मैथिल समन्वय समिति का। और मेरे साथ है डॉक्टर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट एंड इंटरनल मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई। आज का जो कोविड-19 का जो परिदृश्य है, इसमें हम डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहेंगे जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे जो नवी मुंबई में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबको काम आ सके कि किस तरह से अपनी जान को बचा सकते हैं और अपना काम जहां भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों में और बड़ों में, ये दोनों में अलग अलग तरह के इसका प्रभाव होता है कोविड-19 का जी। ये किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं और क्या प्रभाव होती है बड़ों में और छोटों में अलग अलग? लकीली जो कोविड-19 इन्फेक्शन का पेंडेमिक चल रहा है, उसमें हम लोग पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत कम इफेक्टेड है एज कंपेयर टू द एडल्ट पॉपुलेशन। ये चीज़ बड़ा शोध का विषय है कि ऐसा क्यों है और बच्चों में ये इतना कम कैसे देखा जा रहा है, जबकि हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सैनिटाइजेशन है, मास्क पहनना है, उसको ज़्यादा अडेयर नहीं करेंगे एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, तो ये एक बड़ा शोध का विषय है और इस पर काम चल रहा है। अब लकीली ये बात है कि हमने जितने भी इन्फेक्शंस देखे, मैंने हमारे पीडियाट्रिशियंस जो हैं, बच्चों के डॉक्टर, उनसे भी डिस्कस किया है। उनमें भी उनका भी यही मत है कि हम लोग जो पेशेंट्स देख रहे हैं बच्चों के, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो एडल्ट या ग्रोन अप लोग हैं। तो ये सब एक शोध का विषय है। हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से बच्चों में इन्फेक्शन कम है। अच्छी बात है कि वही चीज़ क्या हम एडल्ट्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। तो दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये जो होम क्वारंटाइन का आया हुआ है कि जिसको कम मात्रा में इन्फेक्टेड है, इसमें इन्फेक्शन का दो है, एक वो सीवियर है, एक माइनर है। इसमें जो माइनर में जिनको अपने होम क्वारंटाइन के किए हैं, तो होम क्वारंटाइन में क्या सब प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? जो सीवियरिटी ऑफ कोविड इन्फेक्शन है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है गाइडलाइंस के हिसाब से, A, B, C। A जिनको या तो सिम्टम्स नहीं है या बहुत ही मामूली से सिम्टम्स हैं, हल्की सी गले में खराश, थोड़ा सा खांसी या हल्का सा बुखार 99 तक का। मॉडरेट है जो इससे ज़्यादा है, हाँ, उनको सिम्टम्स हैं, और सीवियर जो कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं पेशेंट्स। तो माइल्ड कैटेगरी या एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी, जिनको कोई भी लक्षण नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन अगर घर पे व्यवस्था है, क्योंकि जब कोई पेशेंट को कोविड के हम जब होम क्वारंटाइन या करने को बोलते हैं, तो उसके लिए रहने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उसके इस्तेमाल करने के लिए अलग से वॉशरूम या टॉयलेट होना चाहिए, उससे डिस्टेंसिंग बना रखें, उसको खाने पीने की सुविधा रहे, उसके कपड़े वगैरह की देखभाल हो सके। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोशिश की जाएगी, कोशिश नहीं करनी है और इंश्योर करना है कि वो आदमी, जैसे घर में 2 रूम है या बेडरूम है या 3 बेडरूम है, तो वो व्यक्ति निकल के किचन में ना आए, वो निकल के कॉमन एरिया जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सब खाना खा रहे हैं या हॉल में बैठ के टीवी देख रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति उन लोगों को आकर के संक्रमित ना कर दे। इसके लिए ये डिस्टेंसिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ता है और उस आदमी को रूम तक सीमित रख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, अच्छे से उसको खान पान दिया जाए, जो भी दवाइयाँ वगैरह बताई गई है, जो भी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग बोली गया है, बीपी मॉनिटरिंग वगैरह बताया गया है, वो सब होनी चाहिए। उसकी जो देखभाल कर रहे हैं लोग, उनको अपना भी ध्यान रखना है, प्रॉपर प्रिकॉशन वगैरह पहन के जाएं, ठीक है, हाथ वगैरह सैनिटाइजेशन से इस्तेमाल करते रहें, अच्छा सा मास्क पहन के रहें। आइडिया ये है कि अगर फैमिली में एक व्यक्ति को कोविड हो गया है, बाकी 4 लोग नेगेटिव है, तो हमको उन 4 को डिफेंड करके भी रखना है, बचा के भी रखना है, और इस व्यक्ति को समुचित इलाज और जो ध्यान देने की आवश्यकता है, उसका भी हमको उचित प्रोग्राम करना है।
ठीक है। कमरे की सफाई, नॉर्मल सफाई जो है वो है, बाहर से आने जाने वालों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, सामान वगैरह मंगवा रहे हैं तो दरवाजे पे ही छुड़वा लें, फिर उठा के अंदर रख लिया जाए। ये सब चीज़ें करें तो इनमें हम पेशेंट्स को जो माइल्ड सिम्टम्स है या एसिम्प्टोमेटिक है उनको हम घर पे ही क्वारंटाइन कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये घर में क्वारंटाइन होना अभी मुंबई में जो हर जगह की कितनी यहाँ पर महंगाई है और किस तरह से लोग रहते हैं, एक ही घर में क्वारंटाइन होना काफ़ी सोचने और समझने की विषय है कि क्या ये संभव है इस तरह से होना देखिए मुंबई जैसे शहर में। बिल्कुल आपका एकदम ये वैलिड क्वेश्चन है। घर छोटे होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हाई राइजेस रहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है कि जैसे अब जो पेशेंट के घर में जैसे कोई पेशेंट पॉजिटिव आया तो वो जाकर के सब देखते हैं घर में भाई व्यवस्था है कि नहीं। अगर घर पे समुचित व्यवस्था नहीं है जहाँ पे व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा सकता है तो फिर हम उनको कोविड केयर सेंटर भेजते हैं, जहाँ पे बाकी मरीज भी रहते हैं जो है जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है या बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, जहाँ उनकी देखभाल उसी व्यवस्था पे हो पाती है। हाँ, कहने को तो आइडियल सिचुएशन वही रहेगा कि बीमार व्यक्ति है तो अपनों के बीच रहे जी, उसकी देखभाल वगैरह ज्यादा होती है, इसलिए हर जगह पे गवर्नमेंट ने कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बोलते हैं इसको। एक होता है होम क्वारंटाइन जिनके यहाँ सारी सुविधा है, अगर घर छोटे हैं या घर में सदस्य ज़्यादा है और होम क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेकेंड ऑप्शन रहता है, जिसमें पेशेंट की अच्छे से देखभाल होती है, केयर होती है। हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स का भी कुछ ग्रुप ऑफ होटल्स वगैरह से टाई अप है जहाँ पे हमारे पेशेंट्स को इंस्टीट्यूशन हमारे जो पेशेंट्स हैं वो घर पे क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं, हाँ, या फिर घर में पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं तो हमारे थ्रू भी वो उस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं और उनकी वहाँ पे समुचित देखभाल हो सकती है। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि अभी जैसे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है जी, और फिर अभी 31 अगस्त तक बढ़ गई है जी, ये लोगों में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको सब लोग घर से काम नहीं कर सकते, सब लोगों को किसी को बाहर जाके काम करना पड़ेगा, बाहर जा नहीं सकता है तो मानसिक रूप से लोग एक दूसरे ही बीमार होते जा रहे हैं कोरोना के बदले में कि उनकी आर्थिक बदहाली और साथ साथ में जो घर पे बैठे बैठे होम सिकनेस जो होती है इस तरह की, वो इसके लिए क्या कदम लेने चाहिए और किस तरह की घर में व्यवहार हो या किस तरह का लोग अपने आप को बिजी रखे ताकि इससे दूर रहे। आपने एक बहुत ही नाजुक एंगल को छुआ है कोरोना से। ये आप नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, हम उन्हें 5 से 10 दिन 15 दिन तक बेचारों उनको रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। हम लोग इंसान हैं, हम लोग सोशल लोग हैं नेचर से, ठीक है। एक ह्यूमन टच, एक ह्यूमन वातावरण, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, वो हमारे बेसिक नेचर में हो। हम ऐसा तो नहीं है कि जंगल में समाधि लेके बैठे हुए या तपस्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये सब चीजों के अभाव में मानसिक रूप से अफेक्ट होना एकदम नॉर्मल है। उससे बचने के लिए जो घर में माहौल है, अगर आप घर में हैं बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में एक हंसी खुशी का माहौल रहे। यहाँ पे मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, पेशेंट्स को भी ओपीडी में देखा है, जिनको मुझे बोलना पड़ा कि भाई सोशल मीडिया से और टीवी पे जो नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, उन सब से दूर रहे, क्योंकि इस समय आपका कोई ह्यूमन टच नहीं है, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय ये नेगेटिव न्यूज़ आपको एक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा अफेक्ट करती है। घर से बाहर निकलने में अगर मनाही है तो घर पे ही योगा वगैरह, एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, प्राणायाम और जैसे बचपन के गेम्स वगैरह, शतरंज, लूडो, इस तरह की जो अपने आप को व्यस्त रखें, पुस्तकें मंगा लें, पुस्तकें पढ़ी जाएं, समझे आप। और एक दूसरे को जरा सा भी लगे कि कोई
निगेटिविटी की तरफ जा रहा है या उसके मन में वो उस तरह के विचार आ रहे हैं, तो फौरन उससे बातचीत की जाए। सोशल मीडिया और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आप वीडियो चैट कर सकते हैं, तो जिन जिन मित्रों से आपने बात नहीं की है, जिन जिन रिश्तेदारों से बात की है, बहुत दिन हो गए, ठीक है, तो उस तरह से भी अपने आप को व्यस्त रखा जा सकता है। ठीक है, अगर घर से जाने की आपके इलाके में परमिशन हो तो अपना जाकर के खुली हवा में प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके एक्सरसाइज की जाए, वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी अपना मूड सही रखने में। ठीक है, निगेटिविटी से हमको बचना है, नकारात्मक सोच से हमको बचना है। ठीक है, ये एक स्टैब्लिश्ड मेडिकल फैक्ट है। आइसोलेशन में ऐसे रहना, आइसोलेशन में लोगों को रखना, इससे मानसिक अवस्था पे फर्क पड़ता है। ये नॉन मेडिकल फैक्ट है। और किसी भी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखे तो फौरन उनको जो मैंने समझाया है उस चीज़ों का पालन किया जाए, और अगर आवश्यकता पड़े तो मेडिकल हेल्प भी एक्सेस की जाए। उसके लिए हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स का अपोलो 24/7 है, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें आप टेलीफोन के ज़रिए या फिर वीडियो चैट के ज़रिए आप कंसल्टेंट से बातचीत कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उस व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात है कि अभी जैसा न्यूज़ में आ रहा है या हर जगह बात हो रही है कि इसका कोविड-19 का ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन है इसको क्या कोई इसका जो ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल में, जो सीवियर का है या जो सेमी सीवियर है या जो मॉडरेट है, उनके लिए क्या स्पेसिफिक मेडिसिन है या सिम्टम्स पे, कंडीशन पे कुछ और तरह से इलाज किया जाता है? ये बीमारी अभी 10 महीने पुरानी है, 10 महीने 11 महीने पुरानी है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम चल रहा है। हर जगह हमारे हिंदुस्तान में ये बीमारी फरवरी मार्च से शुरू हुई है। काफ़ी कंट्रीज़ में जहाँ पे इसने हाहाकार मचाया है, चाइना, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, वहाँ पे काफ़ी सारा इन पे स्टडी हुआ है। तो इस समय जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसी संदर्भ से गाइड किया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, थेरेपीज हैं, माइल्ड केसेस में क्या देना है, मॉडरेट में क्या देना है, सीवियर पेशेंट्स में क्या करना है। प्लेन कुछ भी ना, जीरो मेडिसिन से लेकर के प्लाज्मा थेरेपी तक ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ये सारी गाइडलाइंस हैं और उसी को फॉलो करके संदर्भ में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। रहा आपका प्रश्न, जो भी मेडिसिन अभी हैं उससे हमें सक्सेस रेट मिला है, काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया में मोर्टेलिटी है, जिस अनुपात में केसेस है, सबसे कम है। ठीक है, जो केसेस बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा टेस्टिंग की वजह से बढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म और उन सब का पालन न होने की वजह से बढ़ रहे हैं, या उसका और कारण है वो डिबेटेबल है। ठीक है, तो मेडिसिन्स जो है हम उसी गाइडलाइंस के हिसाब से, जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, जो कि इंस्पायर्ड है दुनिया भर की स्टडीज से, फिर उस पर हमारे जो ग्रुप ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो बैठ करके, क्लिनिशियंस बैठ करके, जो टास्क फोर्स ग्रुप है वो डिफाइन करके करता है। और हर एक चीज़ पे काम चलता रह रहा है। ये नहीं कि ये दवा शुरू कर दी गई है तो अभी यही ट्रीटमेंट हो गया, उसका भी असेसमेंट हो रहा है, कितना काम कर रही है, कितना फ़ायदा है, कितना कम है, पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का दिन जितने हैं उसके कम हो रहे हैं, पेशेंट बेहतर जल्दी हो रहा है, ICU में कम रह रहा है, हॉस्पिटल में कम रह रहा है। तो काफ़ी सारे एंगल्स में ये सब चीज़ों पे काम चल रहा है और उसी से हमको रिजल्ट फिलहाल मिल रहे हैं। निरंतर काम चल रहा है, निरंतर दवाइयों पे वो शोध चल रही है। आने वाले समय में हमारे पास स्पेसिफिक थेरेपीज भी होगी। फिलहाल जो हमारे पास है हम लोग उसी से रिजल्ट दे पाने में एकदम कामयाब हुए। जी, जैसा कि इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, बट कंडीशन देख करके जो हिसाब से उस मेडिसिन अप्लाई किया जाता है और लोग जी, ये एकदम स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ICMR बनाता है, फिर लोकल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद फिर जो लोकल हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करती है और हम उसी को फॉलो करते हैं। आज के डेट में मोस्ट कॉमन
इसका सिम्टम्स क्या है जो जैसे कि जिसको आइडेंटिफाई करें कि इनको कोरोना हो गया है, जैसा कि 3-4 दिन तक किसी का अगर स्मेल सेंसिंग नहीं आवे या और इस तरह कुछ ऐसा चीज़ है क्या जिससे कि हम लोग ये कंफर्म हो गए कि नहीं ये आदमी कोविड पॉजिटिव है? सस्पेक्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस बना के रखने के लिए समाज में। करेक्ट। इसमें जो है आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से कि किसी को स्मेल नहीं आ रही है या किसी को मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, ये एक सिम्टम है कोरोना इन्फेक्शन का, लेकिन ये कोई डिफाइनिंग सिम्टम नहीं है। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकता है। कोरोना के जो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें है, बुखार, सर्दी, खांसी, सांस फूलना, ये मेन सिम्टम्स हैं। बदन दर्द, कमजोरी, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये उसके बाद है। ठीक है। और जैसे आपने बात कही कि हमें अगर सस्पेक्ट है तो हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक लार्ज सबसेट पेशेंट्स का वो भी है जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है। अभी तक का जो डेटा या स्टडी है वो कहता है कि जिनको इन्फेक्शन के सिम्टम नहीं है और वो पॉजिटिव है, उनसे इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। लेकिन ये पूरी तरीके से सच है कि नहीं, ये शोध का विषय है। हम लोगों को अपना गार्ड लोअर नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन, सफाई, इन सब पे एकदम उसको हद तक उसको फॉलो करना है और कोई भी अपना गार्ड लेट डाउन नहीं होने देना है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो पेशेंट पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुआ है, नहीं कई बार नेगेटिव टेस्ट कई पेशेंट में पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन नेगेटिव का फाइन टेस्ट नहीं होता है कि नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, उनके पास कोई सिम्टम्स होते नहीं है, दिखते हैं सब सही होते। क्या उनसे भी कुछ डिस्टेंस बना के रखा जाना चाहिए या फिर उनसे जैसे आम आदमी जैसे रहते हैं आम आदमी जिंदगी में एक बार ठीक हो गए तो नॉर्मल जैसे रहना चाहिए? जिस पेशेंट को कोरोना टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव आया, इलाज हुआ, बीमारी हुई, उसका अभी तक गाइडलाइंस के हिसाब से डिस्चार्ज के पहले सिर्फ बहुत सीवियर पेशेंट्स का टेस्ट करने की गाइडलाइंस में रिकमेंडेशन है। जिनको माइल्ड इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन है उनको टेस्ट करने की गाइडलाइंस में अभी गाइडलाइंस में इंस्ट्रक्शंस नहीं है। एक बार कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वो टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट थ्रोट स्वाब का रहता है वो 3 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को अभी भी इन्फेक्शन है या पेशेंट इन्फेक्शन फैला सकता है। डे ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम से डिस्चार्ज तक, डिस्चार्ज के बाद से लेकर 7 से 14 दिन, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है पेशेंट, तब तक उनको होम आइसोलेशन जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था उसमें रखा जाए। उसके बाद वो अपना रेगुलर फॉलोअप पे रहे अपने फिजिशियन के पास जिन्होंने भी इलाज किया है, और जब वो ग्रीन सिग्नल दे दे तब वो नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल को रिज्यूम करे। उस व्यक्ति से हमको 14 दिन का पूरा जो प्रिकॉशन है वो रखना है, जैसे आइसोलेशन में है वैसे रखना है। ठीक है। 14 दिन के बाद 14 दिन या 21 दिन जैसा भी रिकमेंडेशन आए, उसके बाद वो अपना घर में मूवमेंट वगैरह इस्तेमाल घर में मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। कमजोरी हम देख रहे हैं पेशेंटों में काफ़ी दिनों तक रहती है, भूख वगैरह खुलने में टाइम लगता है, और फिर फैमिली का मॉरल सपोर्ट और जो सपोर्ट सिस्टम सोशल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज़ जो है ये हो जाती है आपका ध्यान रखने के लिए कि जो पेशेंट का टेस्ट का हम लोग डिस्चार्ज के पहले नहीं करते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था बट वही उनके बाद जब भी उनका एक डॉक्टर दे देते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि ठीक है आपको अभी कोरोना से कोई संक्रमित आप नहीं है, अभी आप नॉर्मल रह सकते हैं, उसके बाद उनसे कोई डिस्टेंस बनाना जरूरी है या नहीं? जब एक बार उनको फिजिशियन ने क्लियर कर दिया तो जो नॉर्मल सोशल डिस्टेंसिंग है, जो नॉर्मल गाइडलाइंस है, वो नॉर्मल व्यक्ति हो गया, आपको सिर्फ वही मैनेज करना है। एक हमारी बड़ी समस्या आगे आने वाली है, जैसे कि अनलॉक स्टार्ट हो गया, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अभी आगे से स्कूल भी चालू होगा,
और जब स्कूल चालू हो जाएगा तो बच्चों में ये ICMR का गाइडलाइंस या और भी जो कुछ भी है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बच्चों में उतना अवेयरनेस नहीं होता है कितना भी, और जब वो एक स्कूल में गए एक दूसरे से मिले तो सारे नॉर्म्स को भूल जाते हैं बच्चे। उस टाइम में इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह का स्टेप लेना चाहिए पेरेंट्स को, जो बच्चे को इसमें मेंटली स्कूल भी जा सके और इस बीमारी को फैलाव से भी बचा सके? वैलिड क्वेश्चन है आपका। आने वाले समय में स्कूल्स कॉलेजेस सब धीरे धीरे ओपन होंगे। छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करना और सिखाना चीज़ बहुत आसान होता है, और इस बात को आप एकदम यकीन मानिए कि बच्चे देख करके फॉलो करते हैं, सुन के नहीं। आप बच्चों को बोलेंगे जाओ हाथ धो, सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, तो वो उतना नहीं सुनेंगे जितना वो देखेंगे घर में अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को, कि कुछ हुआ तो मम्मी ने पिताजी ने हाथ धोए, सैनिटाइज किया, कोई बाहर से आया है तो मास्क पहने हुए है, जो घर में मेड्स वगैरह आ रही है वो मास्क पहने हुए हैं, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का किसी अनजान व्यक्ति से या घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना। और ये चीज़ डेली बेसिस पे बहुत प्यार से बैठ के इनको समझाया जाए कि इस तरीके से डराया बिल्कुल नहीं जाए कि तुमको कोरोना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, डराया नहीं जाए, बस उनकी हैबिट डाली जाए। देखिए अप्रैल मार्च एंड से लॉकडाउन चालू है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी आप देखिए थाउजेंड सोसाइटी में मुंबई में जहाँ जहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है तो बच्चे अभी भी मास्क पहन के घूम रहे हैं, हाथ बॉटल्स लेकर के सैनिटाइजेशन ही घूम रहे हैं। यही चीज़ हमको इंश्योर करनी है कि स्कूल में स्ट्रिक्टली फॉलो हो, स्पेशली सीटिंग अरेंजमेंट, जहाँ तक हो सके कम से कम समय तक के लिए स्कूल खुले, 1 घंटा 2 घंटा। बाकी जो चीज़ें उनकी जो लेसन्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन पे स्विच की जाए, चल रही है उसको बढ़ा पाते हैं ऑनलाइन, उस पर और ज़्यादा जोर दिया जाए। ये देखिए बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं कर सकते, और ये सीज़न भी इस समय बीमारियों का है, मॉनसून का, और एक बच्चे को जुकाम हुआ तो दूसरे को होना, ये सब चीज़ें संक्रमण से, इन्फेक्शन से ही फैलती हैं। तो कोरोना भी एक इन्फेक्शन है। जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन में पेरेंट्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं कोशिश की जाए एसोसिएशन का एक पेरेंट इंस्पेक्शन की ड्यूटी पे रहे कि भाई हम इंश्योर करेंगे कि सब कुछ फॉलो होता रहे। यही किया जा सकता है। आप जिंदगी भर के लिए बच्चों को ताले में नहीं रख सकते, आप जिंदगी भर के लिए लोगों को घरों पर नहीं रख सकते हैं। आखिर इंसान को बाहर निकलना है, काम करना है, पढ़ना है, ट्रैवल करना है, तो डिसिप्लिन, नियम संयम से रहना, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल, ये हम लोगों के एकदम रग रग में बस जाना अति आवश्यक है। यही किया जा सकता है। वैक्सीन का इंतजार है, वैक्सीन आ जाए और भी अच्छी बात है, बट उसके भी हमारे जो प्रिकॉशन वाले स्टेप्स हैं उनका महत्व बिल्कुल भी हमको कम नहीं होने देना है। इस बीमारी में से बचाव के लिए कुछ ऐसा हेल्दी डाइट का कुछ ऐसा प्लान है कि लोग, या कुछ ऐसा आप मैसेज देना चाहेंगे कि लोग इस तरह की डाइट लें जिससे कि इस बीमारी से कुछ बचाव हो सके? डाइट जैसा अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइट रहता है, हिंदुस्तानी खाना रहता है, एकदम फ्रेश सब्जियां, फ्रूट्स, ठीक है, दूध, दही और अपना जो अनाज है, इस सब का एकदम समुचित उपयोग किया जाए। प्रोटीन रिच फूड खाया जाए। शाकाहारी लोग हैं, पनीर, सोयाबीन, अंकुरित दाल, चना, छोला, राजमा। जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं वो एग्स, चिकन वगैरह ले सकते हैं। फ्रेशली कुक फूड खाएं। फ्रेशली जो वेजिटेबल्स वगैरह आए हैं उनको अच्छे से धो करके, सफाई करके, सुखा करके, क्लीनलीनेस का ध्यान रख करके फिर उनको सर्व किया जाए। और कोशिश की जाए कि जितना नेचुरल हो सके, अप्रोप्रिएट अमाउंट में, समुचित अमाउंट में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उनका इस्तेमाल, दूध दही फ्रेश जितना मिल जाए उसका इस्तेमाल, ये सब चीज़ें आपको भरपूर न्यूट्रिशन देती है। इसके अलावा मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी। बाहर निकलने की परमिशन अगर आपके एरिया में है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, सबसे सेफ है, उसमें आप किसी के आसपास भी नहीं आएंगे। स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना, नॉर्मल वॉकिंग, जॉगिंग,
ये सब किया जा सकता है। अगर आपके यहाँ निकलने की परमिशन नहीं है तो घर पे ही प्राणायाम, योगासन वगैरह किया जा सके, किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखा जा सकता है आसानी से। और इसको भी हम इस तरह से बढ़ाएं कि भाई पूरा परिवार इकट्ठा हो गया कि आओ हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जॉइंट एक्टिविटीज जब फैमिली में होती है तो उससे मन भी बहलेगा, एक बॉन्डिंग भी होती है, और जो ये सब मानसिक तनाव और डिप्रेशन के फीलिंग्स वगैरह आती है उससे भी आपको उससे छुट्टी मिलेगी। जी, इससे इस महामारी से डरने की जरूरत है, लेकिन डरने से ज्यादा सावधानी की ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल सही। अगर अपनी सावधानी को बढ़ते तो इसमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है इस बीमारी से, अगर सावधानी बढ़ते बराबर तक। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल डरना नहीं है, सावधान रहना है, सावधानी और भगवान ना करे किसी को होता है तो उसको एकदम पूरा सपोर्ट देना है। इसको एक जो सोशल स्टिग्मा काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया कि इस फ्लोर में या इस बिल्डिंग में या इस परिवार में ये एक इन्फेक्शन है, किसी को भी पकड़ सकता है, जो इसका वो नहीं करेगा। तो इसके साथ जो एसोसिएटेड सोशल स्टिग्मा है वो पूरे समाज को साथ में आकर के हाथों में हाथ मिला करके ही तोड़ना पड़ेगा, ताकि जो भी संक्रमित लोग या परिवार है उनको हम लोग और मदद कर सकें और उनका जो मानसिक संतुलन वगैरह है, हौसला है, वो हम लोग उनका बना सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही समाज के लिए। शायद जहाँ तक ये मैसेज जाएगी, आपके द्वारा दिया गया मैसेज पूरे समाज को फायदा होगा और इस बीमारी से लोगों को डर निकल जाएगा, लोग सावधानी बरतें, इस पे लोग ध्यान देंगे ज़्यादा। जी धन्यवाद।